वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। CH-189 नॉट अ गुड फादर। अब तक कार्तिक की गैर मौजूदगी में वो 13 साल उन लोगों के लिए कितने मुश्किल भरे रहे थे, ये वो लोग ही जानते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था जब कार्तिक डीप स्लीप में नहीं गया था तब उसने समीरा को रॉकवेव का आधिपत्य क्यों जमाने दिया। क्यों उसने रेयांश और आदित्य को अकेला छोड़ दिया। क्या उसे अपने बेटों की जरा सी भी फिक्र नहीं थी। बेला ने फिर से पूछा, अच्छा फिर अक्षत जी के हॉट को लेकर तुम्हारा क्या कहना है। क्या वो हॉट सच में रेडी नहीं हुआ है। अब आगे तन्मय ने जवाब में सिर झुकाकर कहा, अक्षत सर के लिए हॉट तो 10 दिन पहले ही रेडी हो गया था, मगर चेयरमैन के इंस्ट्रक्शंस थे। जब तक सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल ना हो तब तक मैं ये बात सबके सामने ना लाऊं। लापता होने से पहले चेयरमैन ने मुझे कहा था आप सब हैंडल कर लोगी। अक्षत सर को हॉट ट्रांसप्लांट सर्जरी की जरूरत नहीं होगी। तन्मय की बात सुनकर बेला ने आंखें बंद करते हुए अपना चेहरा आसमान की तरफ कर लिया। एक बार फिर से कार्तिक उसके लिए एक अनसुलझी पहेली बन गया था। उसके रहस्य बेला की सोच से पढ़े जा रहे थे। सिस्टर बेला, ये सब आखिर चल क्या रहा है। चेयरमैन करना क्या चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अगर वो 13 साल पहले डीप स्लीप में नहीं गए थे तो उन्होंने सबको गुमराह क्यों किया। चार्ली एक एक कर बेला के सामने सवालों की लड़ियां टांगने लगा। हालांकि उसके सवाल बेला के कान में जरूर जा रहे थे, मगर दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहे थे। दिमाग पर तो बेला के कार्तिक ने कब्जा कर लिया था। काफी बातें बेला धीरे धीरे समझने लगी थी और काफी चीजें बेला को समझ नहीं आ रही थी। काफी देर बाद बेला ने पूछा, जब मैं रॉकवेव में नहीं थी तब क्या यहाँ कोई खास रिसर्च हुआ था। जवाब देने के बजाय तन्मय घुटनों के बल बैठ गया। उसका सर निराशा से झुका हुआ था। तन्मय ने कहा, मैडम अगर आप चाहती हैं तो मेरी हत्या कर दीजिए, मगर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं। मुझे जो पता था मैं आपको बता चुका हूं। तन्मय की बातें सुनकर बेला ने आगे उससे कुछ नहीं पूछा। बेला समझती थी कार्तिक का सीक्रेट्स होना जरूरी था। आखिरकार कार्तिक दुनिया की सबसे ताकतवर सीक्रेट सोसाइटी का चेयरमैन था। पूरी दुनिया पर राज करना बच्चों का खेल नहीं था। अगर कार्तिक सेक्रेटिव ना होता तो लोग कब का उसका वजूद मिटा चुके होते। इस वजह से ही बेला ने कभी कार्तिक के सेक्रेटिव होने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हालांकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। बेला अब सब कुछ जानना चाहती थी। हर एक राज, हर रहस्य को खोलना चाहती थी वो। बेला ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोली। उसके ठीक सामने बालकनी के दरवाजे पर रेयांश बिना भाव के खड़ा था। असल में रेयांश बहुत देर वहां खड़ा था। बेला उसके मौजूदगी के बारे में जानती थी, मगर उसने उसे तन्मय की बातें सुनने से नहीं रोका। बेला ने कहा, रे इधर आओ।
रेयांश बेला की बात मानकर उसके पास आ गया। बिन समझदार था, वो जानता था फिलहाल बेला और रेयांश को प्राइवेसी देनी चाहिए, इसीलिए वो चाली और तन्मय को वहां से लेकर चला गया। बेला ने रेयांश से पूछा, नाराज हो कार्तिक से? रेयांश ने जवाब में कहा, पहले मैं पूरी बात जानना चाहता हूं। रेयांश की बात सुनकर बेला के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे अपने बेटे पर बहुत ज्यादा प्यार आने लगा था। पहले मैं पूरी बात जानना चाहता हूं से रेयांश का मतलब था कार्तिक से नाराज होने से पहले रेयांश जानना चाहता था 13 साल पहले कार्तिक उसे और आदित्य का अकेला छोड़कर क्यों गया था? कहां गया था जब उन दोनों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? तब कार्तिक ने उन्हें अनाथों वाली जिंदगी जीने पर मजबूर क्यों किया था? क्या उसे उन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता था? बेला ने रेयांश का पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे यकीन है कार्तिक हमें एक सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन देगा। आई होप सो, रेयांश धीमे स्वर में बोला। देर रात को विवान वीआईपी वार्ड के अंदर आया। अक्षत बेड पर अपना दोनों हाथ सर के पीछे टिकाए लेटा हुआ था। उसकी आंखें भी बंद थी, हालांकि वो सोया हुआ नहीं था। विवान की आहट महसूस करते ही अक्षत ने अपनी आंखें खोलकर विवान की तरफ देखा, जो बेड से कुछ दूरी पर खड़ा खामोशी से उसे देख रहा था। अक्षत ने ऊपर से नीचे तक विवान को देखा। उसके हैंडसम चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर पहली बार अपने बेटे को देख उसके दिल धड़कन थोड़ी बढ़ जरूर गई थी। विवान अक्षत की नजरों से थोड़ा असहज हो गया। बेला के कहने पर विवान वहां आ तो गया था, मगर उसे अब समझ नहीं आ रहा था आगे करना क्या है। अक्षत की कंडीशन भी विवान से खास अलग नहीं थी। दोनों बाप बेटे अपने दिल में स्ट्रगल कर रहे थे। अंत में खामोशी तोड़ने की पहल करते हुए अक्षत ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अक्षत का सवाल सुनकर विवान उसे अजीब नजरों से देखने लगा। विवान इतना तो जानता था, अक्षत को बेला ने उसका नाम जरूर बताया होगा, मगर विवान ये समझ नहीं पा रहा था। उसका नाम जानने के बाद भी उसका बाप उससे उसका नाम क्यों पूछ रहा है? क्या सर्जरी की वजह से उसके दिमाग पर कोई गहरा असर पड़ा था? अक्षत ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या सेल्फ इंट्रोडक्शन के अलावा तुम्हारे पास ऐसा कोई दूसरा टॉपिक है जिससे हम बात की शुरुआत कर सकें? अक्षत का सवाल सुनकर विवान कुछ नहीं बोल पाया। अक्षत की बातें सच थी। सेल्फ इंट्रोडक्शन बात की शुरुआत करने के लिए और एक दूसरे को जानने के लिए सबसे बेसिक और आसान तरीका था। विवान ने कहा, विवान सर। सिंघानिया सरनेम विवान बोलने वाला था, मगर ना जाने क्यों वो अचानक बीच में ही रुक गया। अक्षत ने स्टूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। विवान स्टूल पर बैठ गया। अक्षत ने कुछ क्षण रुक कर कहा, आई एम सॉरी। अक्षत के मुंह से माफीनामा सुनकर विवान नासमझी से उसकी तरफ देखने लगा। आप सॉरी क्यों कह रहे हो? विवान ने पूछा। अक्षत ने ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए कहा, आई एम नॉट अ गुड फादर। मुझे पहले ही तुम दोनों के बारे में पता कर लेना चाहिए था। मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हें और ईरा को बचपन से लेकर अब तक सफर करना पड़ा। वैसे तो अब इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता, मगर फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। फ्यूचर में मैं वादा करता हूं तुम्हें और ईरा को एक खरोच तक नहीं आने दूंगा।
अक्षत की बातें सुनकर विवान उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। जिंदगी में पहली बार आज किसी ने विवान को ऐसी एश्योरिटी दी थी, वरना बचपन से लेकर अब तक विवान अकेला ही रहा था। अकेला ही पूरी दुनिया से लड़ता आया था। उसे बिल्कुल नहीं पता था सर पर एक बाप का हाथ होना कैसी सिक्योरिटी देती है। तब कितना अच्छा महसूस होता है जब लड़ते वक्त तुम प्राउडली किसी को धमकी देते हुए अपने बाप का नाम लो। ओपेरा पैलेस। डिनर के बाद बेला अपने बेडरूम में आए। नागा बेड पर बैठा बड़े ध्यान से बेला का फोन उलट पुलट कर देख रहा था। बेला ने उसके पास आकर पूछा, मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो तुम? नागा ने जवाब में कहा, मेरी मालकिन, इसके अंदर से आवाज आए। नागा देखने की कोशिश कर रहा है। आवाज आए तो आए कहां से? बेला ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से फोन ले लिया और कहा, यह तुम्हारे बस का नहीं है, मुझे देखने दो। नागा सहमति में अपना सर हिलाने लगा। यह स्मार्टफोन सच में उसके बस का नहीं था। बेला ने अपना फोन चेक किया। उसमें चार्ली का मैसेज आया था, जिसे बेला ने रिसर्च के बारे में पता करने के लिए कहा था। हालांकि लाख कोशिश करने के बावजूद चार्ली को पता नहीं चला था किस रिसर्च का जिक्र अक्षत ने बेला से किया था। बेला ने गहरी सांस लेकर फोन नाइट स्टैंड पर रख दिया। उसके बाद बेला प्रकृति का सार बुक उठाकर बालकनी में चली गई। नागा भी बेला के पीछे वहां चला आया। बेला ने लॉन्जर चेयर पर बैठते हुए कहा, नागा, एक बात बताओ, अक्षत जी ठीक कैसे हुए? मैंने पहले जब उन्हें ठीक करने की कोशिश की थी तब कुछ नहीं हुआ, मगर फिर अचानक ही अक्षय जी पूरी तरह ठीक हो गए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? बेला का सवाल सुनकर नागा कूदकर बगल वाले काउच पर बैठ गया। बेला सवालिया नजरों से उसे ही देख रही थी। कब से यह सवाल बेला को खाए जा रहा था? वो खुद अपनी ताकत का इस्तेमाल करना नहीं जानती थी। नन्हे नागा ने काउच से पीठ टिकाते हुए कहा, मेरी मालकिन, हर चीज के पीछे लॉजिक हो ये जरूरी नहीं है। खासकर आपके मामले में लॉजिक जैसा कुछ है ही नहीं। आपके अंदर एक्वेरियन एनर्जी है। एक्वेरियन एनर्जी ठंडे पानी और सितारे जैसा होता है, शांत, चमकदार और खतरनाक। नेचर तक को काबू करने की ताकत होती है एक्वेरियन एनर्जी में। अब मैं मानव शरीर के जरिए इसका उपयोग आपको समझता हूं। मानव शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है भावना, इच्छा, जुनून, और ये सारी चीजें उत्पन्न होती है दिल से। छोटे शब्दों में कहूं तो मानव शरीर में दिल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक्वेरियन एनर्जी जिस इंसान के पास होती है, उसका अपने दिल पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी होता है। इंसान का दिल जितना शांत रहेगा, उसके अंदर मौजूद एक्वेरियन एनर्जी उसे उतना ही ताकतवर बनाता जाएगा। जिस आदमी की आज आपने जान बचाई, उसे आप पहले भी बचाना चाहती थी, मगर जिस वक्त आप ऐसा चाहती थी, उस वक्त आपका दिल आपके अशांत था, आपके काबू में नहीं था। मेरी एनर्जी जब आपके अंदर गई, तब आपका दिल शांत हो गया और उस क्षण में आपने जैसे ही सोचा वो आदमी ठीक हो जाए, वैसे ही वो आदमी पूरी तरह ठीक हो गया। नागा की बातें सुनकर बेला ने ध्यान से उन सारी चीजों के बारे में सोचा जो आज सुबह से लेकर अब तक हुआ था।
एक एक कर सारी कड़ियां जोड़ने के बाद बेला को कहीं ना कहीं समझ आने लगा था उसकी ताकत काम कैसे करती है। बेला ने नागा को गौर से देखा और पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? पिछली बार जब मैंने इस बारे में तुमसे पूछा था तब तुमने कहा था तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, मगर अभी तुम मुझे मेरी पावर के बारे में बता रहे हो। ऐसा कैसे हुआ? ये बदलाव कहां से आए? नागा लापरवाही से काउच पर मुंह के बल लेटते हुए बोला, आपके अंदर से इन बदलावों की वजह आप हो मेरी मालकिन। आप खुद को समझने लगी हो और क्योंकि नागा आपका आत्मांश है इसीलिए आप जितना खुद को समझोगी नागा भी उतना ही खुद को और अपनी ताकत को समझेगा, और क्योंकि नागा आपके आत्मा का ही एक अंश है इसीलिए नागा के अंदर वही होगा जो आपके अंदर है और आपके अंदर वही होगा जो नागा के अंदर है। मतलब आपके अंदर भी एक्वेरियन एनर्जी है और नागा के अंदर भी। हम दोनों दो जिस्म और एक जान है। आखिरी बात कहकर नागा अपना पैर हिलाते हुए क्यूटली मुस्कुराने लगा। बेला को भी उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई। अक्षत बेवजह नागा का बौना नहीं कह रहा था। नागा सच में बातें ऐसे करता था जैसे वो कोई ऐसा बूढ़ा हो जिसकी हाइट के अलावा सब कुछ बढ़ चुका हो। बेला ने मुस्कुराते हुए पूछा, नागा, तुमने अपने बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताया नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स कौन है और तुम पहले कहां रहते थे? तुम्हारा जन्म कहां हुआ? नागा ने जवाब में काउच से नीचे अपना छोटा सा सर झुलाते हुए कहा, नागा के पेरेंट्स। आपका मतलब नागा के माता पिता? हाँ, तुम्हारे माता पिता। कहाँ है वो लोग? मेरी मालकिन, नागा के कोई माता पिता नहीं है। आत्मांश के माता पिता नहीं होते हैं। आत्मांश के जो होते हैं उनके मालिक होते हैं। हालांकि नागा का वंश था मोफियम वंश, मगर सालों पहले एक राक्षस ने नागा के वंश को खत्म कर दिया। अपने वंश के बारे में बात करते हुए नागा ने उदासी से अपना छोटा सा सर लटका लिया। वो बहुत ज्यादा उदास था। आगे क्या होगा? किसने खत्म किया नागा के वंश को? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। 191 महीने बाद। अब तक नागा ने जवाब में काउच से नीचे अपना छोटा सा सर झुलाते हुए कहा, नागा के पेरेंट्स। आपका मतलब नागा के माता पिता? हाँ, तुम्हारे माता पिता। कहाँ है वो लोग? अब आगे। मेरी मालकिन, नागा के कोई माता पिता नहीं है। आत्मांश के माता पिता नहीं होते हैं। आत्मांश के जो होते हैं उनके मालिक होते हैं। हालांकि नागा का वंश था मोफियम वंश, मगर सालों पहले एक राक्षस ने नागा के वंश को खत्म कर दिया। अपने वंश के बारे में बात करते हुए नागा ने उदासी से अपना छोटा सा सर लटका लिया। वो बहुत ज्यादा उदास था, शायद अपने वंश के अंत बारे में सोचकर। बेला ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, अच्छा, ये सब छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ नागा, तुम कार्तिक से डरते क्यों हो? जब भी उसका नाम लेते हो तब तुम्हारी आंखों में अजीब किस्म का डर नजर आता है। ऐसा क्यों?
तुम्हें तो मेरे अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए। बेला की बात सुनकर नागा ने अपने नाक पर हाथ रख लिया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी उलझन में फंस गया हो। बेला ने उसके कंधे पर टैप करते हुए कहा, क्या हुआ? किस सोच में खो गए तुम? नागा ने जवाब में कहा, आपका पति नहीं। नागा नहीं बता सकता। वो नागा को सजा देगा। नागा नहीं बता सकता है। बस आप इतना समझ लो, वो आदमी डरावना और खतरनाक है। क्यों है? ये नागा आपको नहीं बता सकता। अपनी बात कहकर नागा तुरंत सफेद सांप में बदलकर वहां से भाग गया। उसको डर था कहीं बेला बार बार कार्तिक के बारे में पूछकर उसे सच बताने पर मजबूर ना कर दे। नागा के जाने के बाद बेला गहरी सांस लेकर बुक पढ़ने लगी। रात के तकरीबन 1 बजे बेला अपने कमरे में वापस आई, जहां उसे खालीपन महसूस हो रहा था। बुक नाइट स्टैंड पर रखने के बाद बेला बेड पर लेट गई। उसने बेड की दूसरी तरफ देखा और धीरे धीरे वहां हाथ फेरते हुए बेला ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह बेला हॉस्पिटल आई हुई थी। निखिल से मिलने के बाद बेला अक्षत के वार्ड में आए। उसके हाथ में डेजी फ्लावर बास्केट था, जिसे बेला ने टी टेबल पर रख दिया। अक्षत बेड पर बैठा अपना फोन स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था। इंटरनेट के जरिए अक्षत जानने की कोशिश कर रहा था पिछले 13 सालों में क्या क्या बदलाव आए थे। बेला को देखते ही अक्षत ने बोला, भाभी जी, आपने मुझे ठीक कैसे किया? कल प्रतीक से बात हुई मेरी। उसने मुझे मेरी कंडीशन के बारे में काफी कुछ बताया। अब आप बताइए, आपने मुझे ठीक कैसे किया? बेला ने स्टूल पर बैठते हुए कहा, मेरे पास कुछ सुपरनैचुरल पावर्स है। उन्हीं की मदद से मैंने आपको ठीक किया। कार्तिक के रिसर्च की वजह से मैं सुपरवुमन बन चुकी हूं ना। बेला का जवाब सुनकर अक्षत की आंखें संदेह के साथ सिकुड़ गई। उसने बेला को घूरा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अक्षत ने हंसते हुए कहा, फिर से नहीं भाभी जी, फिर से नहीं। अब मैं आपके छलावे में नहीं फंसूंगा। अगर नहीं बताना है तो मत बताओ, मगर मैं आपके छलावे में फंसकर आपको रिसर्च के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अक्षत की बात सुनकर बेला ने कहा, अच्छी बात है, हमें किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। खैर, आप अपने बारे में बताइए। आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान? क्या मतलब आपका? मैं कुछ समझा नहीं। प्लान से मेरा मतलब है, आगे आप जिंदगी में क्या करने वाले हो? ज्यादा कुछ नहीं। अपने बच्चों का ख्याल रखूंगा और दोबारा रॉकवेव ज्वाइन करूंगा। और शादी वगैरह को लेकर आपका क्या ख्याल है? आपकी ज्यादा उम्र भी नहीं हुई है। बाहर लड़कियों की लाइन लगी हुई है आपके लिए। अगर आप, अक्षत ने बेला की बात काटते हुए कहा, नहीं, दूसरी शादी नहीं करने वाला हूं मैं। आप अपने दिमाग से ये सारे ख्याल निकाल फेंकिए। अक्षत की बात सुनकर बेला ने पूछा, क्यों? क्या आप समीरा से प्यार करते थे? समीरा का जिक्र सुनते ही अक्षत का हैंडसम चेहरा कठोर हो गया। होश में आने के बाद से ही वो समीरा का टॉपिक अवॉइड कर रहा था। वो उस औरत का जिक्र तक नहीं सुनना चाहता था। हालांकि बेला जानना चाहती थी, अक्षत के आगे के प्लान्स क्या है। आफ्टर ऑल, अक्षत के बेटे से उसकी बेटी ने शादी की थी। अक्षत दूसरी शादी करना चाहता है या नहीं?
ये जानना बेला के लिए जरूरी था। अक्षत ने गहरी सांस लेकर कहा, प्यार? ना, मुझे नहीं लगता। मैं उस औरत से प्यार करता था। मैंने उसे अपनी जिंदगी में आने भी इसीलिए दिया था, ताकि मेरी बेटी को माँ का प्यार मिल सके। समीरा मेरी वाइफ थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मगर मैं उससे वैसा प्यार नहीं करता था जैसा कार्तिक आपसे करता है। अक्षत का जवाब सुनकर बेला ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, अगर उससे प्यार नहीं करते थे तो दूसरी शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? बेला का सवाल सुनकर अक्षत ने अपने होंठ भींच लिए। अक्षत जानता था बेला बार बार उससे ये सवाल क्यों पूछ रही है। बेला वर्तिका को लेकर चिंतित थी, इसीलिए वो जानना चाहती थी अक्षत फ्यूचर में वर्तिका के लिए की सौतेली सास लाएगा या नहीं। अक्षत ने कहा, भाभी जी, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सपोज आपको कार्तिक से प्यार नहीं है, आप दोनों की शादी एक समझौता है और कार्तिक ने आपके और आपके बच्चों के साथ ठीक वही किया जो समीरा ने मेरे और मेरे बच्चों के साथ किया, तब आप क्या करेगी? बेला ने बेझिझक जवाब में कहा, मैं उसे समीरा से भी बुरी मौत दूंगी। बात अगर सिर्फ मुझ तक होती तो मैं थोड़ा नजरअंदाज भी कर देती, मगर मेरे बच्चों को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं उसे धरती पर नर्क के दर्शन करा दूंगी, नो मैटर वो इंसान कोई भी हो। बेला का जवाब सुनकर अक्षत मुस्कुराया और उसने कहा, और फिर उसके बाद क्या करती आप? दूसरी शादी? अक्षत का सवाल सुनकर बेला बगैर कुछ कहे उसकी तरफ देखने लगी। अगर कार्तिक से उसे प्यार ना भी होता तब भी वो दूसरी शादी नहीं करती, किसी कीमत में नहीं करती। अक्षत बेला का जवाब उसके आंखों में ही पड़ चुका था और वो बेला के जवाब से संतुष्ट था। अक्षत ने कहा, भाभी जी, जैसे आप कार्तिक से धोखा मिलने के बाद भी दूसरी शादी नहीं करने वाली, वैसे ही मैं भी नहीं करने वाला दूसरी शादी। भले ही उस औरत ने मुझे धोखा दिया हो, मगर मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी वाइफ की पोजीशन हर किसी औरत को देता फिरे। मेरी एक ही वाइफ थी और वही फ्यूचर में भी कहलाएगी, चाहे वो जैसी भी हो। उसने मेरे 2 बच्चों को जन्म दिया है, ये काफी है उसे रेस्पेक्ट देने के लिए। अक्षत का जवाब सुनकर बेला ने संतुष्टि और सहमति में सिर हिलाया। उसे अक्षत से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। वार्ड के बाहर खड़ा विवान अक्षत और बेला की सारी बातें सुन चुका था। अक्षत के आखिरी वाक्य सुनने के बाद विवान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। एक तरफ उसका बाप था, जो इतना सब होने के बाद भी उसकी मां को रेस्पेक्ट देने की बातें कर रहा था, और दूसरी तरफ उसकी मां थी, जिसने अपने फायदे और पागलपन के लिए अपने ही बच्चों की बलि चढ़ा दी थी। दोपहर का वक्त, समय ने बेला के केबिन का दरवाजा नॉक किया। कल से समय का स्कूल शुरू होने वाला था। समय उसी बारे में बेला से बात करने आया था। उसके साथ वर्तिका और रेयांश भी थे। कई बार नॉक करने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया, इसीलिए वो तीनों दरवाजा खोलकर केबिन के अंदर आ गए। हालांकि अंदर का नजारा देखते ही उन तीनों की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। अंदर बेला का अता पता नहीं था। फर्श पर चारों तरफ स्नैक्स और चॉकलेट के रैपर पड़े हुए थे और एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र मुश्किल से 2-2.5 साल होगी, बगैर कपड़ों के मुंह के बल काउच पर लेटा हुआ था। उसका एक हाथ और पैर हवा में झूल रहा था। वो बच्चा लापरवाह और आलसी नजर आ रहा था। समय और वर्तिका उस बच्चे के पास आए, जो गाना गुनगुनाते हुए बेग तरीके से अपना पैर हाथ झूला रहा था। I wanna be your slave, I wanna be your master, I wanna make your heartbeat run like roller coasters, I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. 'Cause you could be the beauty and I could be the monster. समय और वर्तिका के कान में जैसे ही बच्चे के गाने का लिरिक्स गया, वैसे ही उन दोनों की आंखें चौड़ी हो गई। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक छोटा सा बच्चा आखिर ऐसे गाने कैसे गा सकता था? समय ने बच्चे के कंधे पर टैप करते हुए कहा, ओ एक, कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कौन लाया तुम्हें यहाँ? बच्चे ने तुरंत सर उठाकर उसकी तरफ देखा। समय और वर्तिका को देखते ही उस बच्चे के माथे पर बल पड़ गया, जो कि कोई और नहीं, नन्हा नागा था। समय ने फिर से पूछा, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? मैंने पूछा, कौन हो तुम? नागा ने जवाब में कहा, नागा हूं मैं। तुम्हें यहाँ कौन लाया?
मेरी मालकिन ने, नागा ने जवाब में कहा। उसी वक्त केबिन से अटैच्ड रेस्ट रूम का दरवाजा खुला और बेला केबिन में आए, जिसे देखते ही समय वर्तिका, नागा और रेयांश की नजर बेला पर जा टिकी। 1 महीने बाद रॉयल स्कूल के बाहर एक ग्रे स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। समय कार से बाहर आया। उसने अपने एक कंधे पर बैकपैक टांग रखा था। बाहर आकर स्कूल जाने के बजाय समय ड्राइविंग सीट पर बैठे आदित्य को घूरने लगा। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? कुछ चाहिए क्या? समय ने जवाब में कहा, आप मुझे ये बताओ, वो बच्चा हमारे घर से कब जाने वाला है? मुझे वो बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं है। जब से वो आया है, तब से मॉम का पूरा अटेंशन उसको मिलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मॉम ने उसे अडॉप्ट क्यों किया है? उस बच्चे से समय का इशारा नागा की तरफ था, जिससे उसे हर बीतते दिन के साथ नफरत होती जा रही थी। आदित्य ने कहा, चिंता मत करो, आज डैड वापस आने वाले हैं। वो खुद उस बच्चे को हमारे घर से निकाल देंगे। तुम आराम से स्कूल जाओ, उसके बारे में सोचकर स्ट्रेस मत लो। कुछ ही दिनों का मेहमान है वो। समय ने कोई जवाब नहीं दिया। नाखुशी और चिढ़ उसके हैंडसम चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। समय पलटकर स्कूल के अंदर चला गया। आदित्य ने गहरी सांस लेकर कार इंजन स्टार्ट की। उसे भी समझ नहीं आ रहा था, उसकी माँ ने नागा को उनके घर पर क्यों रखा है, क्यों उसे अडॉप्ट किया है। रॉकवेव बिल्डिंग। बेला मीटिंग रूम से बाहर निकली। चारों तरफ से बेला को यूरोप, एशिया और अमेरिका के कई सारे मिनिस्टर्स, आर्मी पर्सनल्स और पॉलिटिशियंस ने घेर रखा था। बेला ने कहा, जल्द ही आप लोगों को सिग्नल दे दिया जाएगा। फिलहाल जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। सही वक्त आने पर रॉकवेव आपको इंस्ट्रक्शंस दे देगी। आप सब अब जा सकते हो। आसपास मौजूद लोगों ने बेला से कुछ बातें की, फिर वो सब वहां से चले गए। उनके आने की वजह यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको वार था। 1 महीना पहले यूनाइटेड स्टेट्स से मेक्सिको लौट रहे एक इन्फ्लुएंशियल मैक्सिकन पॉलिटिशियन की हत्या कर दी गई थी। सबूत के मुताबिक उस हत्या के पीछे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का हाथ था। इसीलिए मेक्सिको ने यूनाइटेड स्टेट्स पर अटैक कर दिया। युद्ध के दौरान ही कनाडा की भी यूनाइटेड स्टेट्स से अनबन हो गई थी और कनाडा भी मेक्सिको का साथ देते हुए युद्ध में खुद पड़ा था। भले ही यूनाइटेड स्टेट्स को उनके हमलों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, मगर यूनाइटेड स्टेट्स की रेपुटेशन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। जो 2 देश कभी यूनाइटेड स्टेट्स के इशारों पर भरतनाट्यम करते थे, आज उन्हीं देशों ने यूनाइटेड स्टेट्स पर हमला कर दिया था। इससे ज्यादा बुरा क्या ही होता। पिछले 1 महीने से तीनों देशों में युद्ध चल रहा था। कहीं ना कहीं ये युद्ध रॉकवेव के इंस्ट्रक्शंस की वजह से ही हो रहा था और आज की मीटिंग का एजेंडा युद्ध विराम था। आगे क्या होगा, क्या रंग लाएगी नागा के लिए समय की रंजिश? क्या सच है कार्तिक का? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। डियर रीडर्स, कमेंट करते रहो। जल्द कार्तिक को वापस लाऊंगी। 191 इमरजेंसी सिचुएशन। अब तक आसपास मौजूद लोगों ने बेला से कुछ बातें की, फिर वो सब वहां से चले गए। उनके आने की वजह यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको वार था। 1 महीना पहले यूनाइटेड स्टेट्स से मेक्सिको लौट रहे एक इन्फ्लुएंशियल मैक्सिकन पॉलिटिशियन की हत्या कर दी गई थी। सबूत के मुताबिक उस हत्या के पीछे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का हाथ था। इसीलिए मेक्सिको ने यूनाइटेड स्टेट्स पर अटैक कर दिया। युद्ध के दौरान ही कनाडा की भी यूनाइटेड स्टेट्स से अनबन हो गई थी और कनाडा भी मेक्सिको का साथ देते हुए युद्ध में खुद पड़ा था। अब आगे, भले ही यूनाइटेड स्टेट्स को उनके हमलों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, मगर यूनाइटेड स्टेट्स की रेपुटेशन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। जो 2 देश कभी यूनाइटेड स्टेट्स के इशारों पर भरतनाट्यम करते थे, आज उन्हीं देशों ने यूनाइटेड स्टेट्स पर हमला कर दिया था। इससे ज्यादा बुरा क्या होता। पिछले 1 महीने युद्ध चल रहा था। कहीं ना कहीं ये युद्ध रॉकवेव के इंस्ट्रक्शंस की वजह से ही हो रहा था। कारण ये तो रॉकवेव ही जाने। हालांकि आज की मीटिंग का एजेंडा युद्ध विराम था। शायद युद्ध विराम का वक्त आ चुका था। बेला अपने केबिन की तरफ जाने लगी। तन्मय और बिन उसके साथ ही चल रहे थे। बेला ने पूछा, इस युद्ध में कितने सिविलियंस मारे गए? तन्मय ने जवाब में कहा, कुल मिलाकर 10,000 मैडम।
बढ़िया, टेस्ट सेशन स्टार्ट करवाओ। जल्द से रिक्रूटमेंट शुरू हो जानी चाहिए। 1 महीने के भीतर एक नया बैकअप बैच तैयार हो जाना चाहिए, बेला ने कहा, जिस पर तन्मय ने सहमति में सिर हिला दिया। दरअसल युद्ध के दौरान जो सिविलियन और आर्मी दुनिया के लिए मर चुके थे, उन्हें असल में रॉकवेव ने चूज किया था रिक्रूटमेंट के लिए। युद्ध शुरू करवाने की असल वजह भी यही थी। युद्ध के पीठ पीछे रॉकवेव खुद को ताकतवर बना रहा था। बेला केबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। अक्षत और रेयांश पहले से ही वहां मौजूद थे। वो दोनों काउच पर बैठे हुए थे। बिन भी उनके पास जाकर बैठे गया। अक्षत ने पूछा, भाभी जी, कार्तिक आज ही आने वाला है ना? अब तक उसने किसी से कांटेक्ट भी नहीं किया, कैसे आएगा वो? अक्षत का सवाल सुनकर बेला के सपाट माथे पर शिकन की लकीरें उभर आई। सुबह से यही बात बेला को भी खटक रही थी। कार्तिक के कहे मुताबिक वो आज ही आने वाला था, मगर दोपहर होने को आई थी, किंतु कार्तिक का कोई अता पता नहीं था। बेला ने गहरी सांस लेकर कहा, यही तो मैं भी सोच रही हूँ अक्षत जी, उसे कॉल भी किया था मैंने, मगर कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं कहाँ है वो। बेला की बात सुनकर अक्षत ने सोचते हुए कहा, तन्मय, लास्ट टाइम तुमने उसे तिब्बत छोड़ा था ना? जाकर हिमालय चेक करो, कार्तिक वहां भी हो सकता है। वैसे भी वो हर साल इन महीनों में हिमालय जाता है, हो ना हो इस बार भी वो वहीं गया हो। तन्मय ने जवाब में कहा, अक्षत सर, हिमालय चेक करवाया था मैंने, चेयरमैन वहां नहीं है। तन्मय की बात पर अक्षत बोला, हिमालय बहुत बड़ा है, जाओ जाकर फिर से चेक करो, हर कोना छान मारो, कोई जगह बचनी नहीं चाहिए। अक्षत की बात सुनकर तन्मय दोबारा हिमालय चेक करवाने चला गया। देखते ही देखते दोपहर, शाम और फिर शाम रात में बदल गया। कार्तिक का कोई अता पता नहीं था। पूरा हिमालय और चाइना खंगालने के बाद भी कार्तिक किसी को नहीं मिला था। बेला की चिंता अब उसके सुंदर चेहरे पर झलकने लगी थी। पहले बेला ने ये कहकर खुद को दिलासा दिया था कि कार्तिक 1 महीने बाद वापस आ जाएगा, मगर 1 महीने बीत चुके थे। कार्तिक का कहीं अता पता नहीं था। 2 दिन बाद कार्तिक के डेड मिस्टर रुद्र की पुण्यतिथि भी थी। कार्तिक का अब तक लापता रहना बेला को बुरी तरह बेचैनी कर रही थी। रात बेचैनी में ही बीत गई। बेला को पूरी रात 1 सेकंड के लिए भी नींद नहीं आई थी। पूरी रात बेला सबको इंस्ट्रक्शंस ही देती रही थी, जिसकी वजह से सुबह सुबह उसके आंखों के नीचे हल्के काले गधे नजर आने लगा था। अगले दिन बेला ने ना ब्रेकफास्ट किया और ना ही शावर लिया। बेला सीधा ऑफिस आ चुकी थी। कार्तिक का सर्च ऑपरेशन जोरों शोरों से चल रहा था। बेला ने मीटिंग रूम में आते ही कहा, दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारो, धरती पर जितनी भी जगह है सब सर्च करो, कोई जगह हमारी नजर से बचनी नहीं चाहिए। मुझे हर एक इन्वेस्टिगेशन की क्रिस्टल क्लियर रिपोर्ट चाहिए, जल्द से जल्द। हमारी जितनी भी टीम्स है सबको काम पर लगा दो। दोपहर को रेयांश बेला के केबिन में आया, जहां बेला फोन पर किसी से बात कर रही थी। रेयांश खामोशी से जाकर बेला के बगल में खड़ा हो गया। कॉल खत्म होने के बाद बेला ने पूछा, रे क्या हुआ? तुम अब तक मुंबई नहीं गए? कल प्रोफेसर की वर्सी है, जाकर तैयारियां करवाओ। बेला की बात सुनकर रेयांश जवाब देने के बजाय उसे खामोशी से देखने लगा। बेला समझ नहीं पा रही थी रेयांश को हो क्या गया है। बेला ने गहरी सांस लेकर पूछा, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? जो चाहिए बोल दो, मैं। रेयांश ने बेला की बात काटते हुए कहा, आपने अब तक कुछ खाया क्यों नहीं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कल रात भी अपने ठीक से नहीं खाया था। मैं खाने के लिए कुछ मंगवाता हूँ। नहीं, कुछ मत मंगवाओ, अभी भूख नहीं है मुझे। मॉम, आप। रे, मैं ठीक हूँ, ओके। अभी अगर मैंने कुछ खाया तो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। जब मुझे कंफर्टेबल फील होगा तब मैं खा लूंगी। तुम मुंबई जाओ, जाकर वर्सी की तैयारियां करो। तुम्हारे दादाजी की वर्सी है कल, उस पर ध्यान दो। रेयांश बेला का छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर मजबूरन उसे मुंबई जाना पड़ा। हालांकि जाने से पहले उसने आदित्य और समय को बेला का ख्याल रखने का इंस्ट्रक्शंस दे दिया। देखते ही देखते 1 और दिन बीत गया। आज मिस्टर रुद्र की वर्सी थी, जिसके लिए पूरी कपूर फैमिली को बनारस जाना था।
हर साल मिस्टर रुद्र की वर्सी बनारस जाकर ही की जाती थी। कार्तिक की गैर मौजूदगी में रेयांश को ही पूजा पर बैठना था। अनुष्का भी वहां आई हुई थी। हालांकि पूजा खत्म होने के बाद अनुष्का वापस साम्राज्य लौट गई। पिछले 1 महीने से अनुष्का साम्राज्य में ही रह रही थी। इन 1 महीनों में ना ही अनुष्का ने रेयांश से बात करी थी और ना ही उससे मिली थी। वर्सी के बाद लगभग सब लोग वापस अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो, सिवाय बेला के। उसके रात की नींद और दिल चैन कहीं गुमसा हो चुका था। पिछले 2 दिनों में बेला ने मुश्किल से अपने मुंह में खाने का 3-4 निवाला डाला था। रात का वक्त, बेला अकेले पैलेस के पूल साइड बैठी हुई थी। नागा वहां आया और बेला के बगल में वैसे ही पुल में पैर लटकाकर बैठ गया जैसे बेला बैठी हुई थी। बेला का सर झुका हुआ था और वो अंगूठे से हथेली दबाते हुए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। नागा ने अपने छोटा सा सर बेला के बाजू से टिकाते हुए कहा, आप उस आदमी से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो। मुझे नहीं लगा था आप दोनों का रिश्ता इतना मजबूत होगा। उसे वापस आने में 2 दिन देर क्या हो गया। आपने अपनी कैसी हालत बना ली। ना ठीक से खाती हो और ना सोती हो। पता नहीं भविष्य में आप क्या करोगी जब आपके सामने उसकी सच्चाई आएगी। नागा की बातें सुनकर बेला ने अपनी पलकें उठाकर उसे देखा। नागा धीरे धीरे पानी में अपना पैर झुलाते हुए उसके ऊपर टिका हुआ था। बेला ने उससे पूछा, तुम मुझे इस बार भी उसके बारे में नहीं बताओगे? नागा ने जवाब में कहा, मेरी मालकिन, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर यदि मैंने आपको उसके बारे में बता दिया तो या तो वह आदमी नागा को मार डालेगा या फिर वो लोग नागा की हत्या कर देंगे जो उस आदमी के दुश्मन है। आप बस इतना समझ लो, आपका पति कोई मामूली इंसान नहीं है, उसे कुछ नहीं हो सकता है। बेला नागा के बातों पर यकीन करना चाहती थी। वो जानती थी नागा कहीं ना कहीं उससे ज्यादा चीजें जानता है, मगर उसका दिल नागा की बातों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी और डर महसूस हो रहा था और हर बीतते दिन के साथ बेला की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अलग कर रहा है। बेला ने अचानक टेलीपैथी के थ्रू कहा, नागा, कोई यहाँ है, कोई हम पर नजर रख रहा है, बहुत दिनों से। क्या तुम उससे डर रहे हो? क्या उसकी वजह से ही तुम मुझे कार्तिक के बारे में नहीं बता रहे हो? बेला का सवाल सुनकर नागा चौंक गया। उसे नहीं लगा था बेला के सेंसेस इतने जल्दी इतने स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। नागा ने टेलीपैथी के थ्रू ही कहा, मेरी मालकिन, नागा उससे नहीं डरता है। नागा तो उसे चुटकियों में मसल सकता है, मगर उसके पीछे जो आदमी है वो बहुत खतरनाक है। हम फिलहाल उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहती हो आपका पति सुरक्षित रहे तो आप नागा से उसके बारे में कोई सवाल मत पूछो, उसकी जान खतरे में आ सकती है। नागा की बातें सुनकर बेला ने गहरी सांस लेकर अपनी मुट्ठियां भींच ली। काफी वक्त से बेला का ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ऊपर नजर रखे हुआ है। आज उसका शक यकीन में बदल चुका था। बेला ने एक नजर दूर सागवान के पेड़ की तरफ देखा, फिर वो सर झुकाकर पानी की तरफ देखने लगी। अचानक कोई आया और उसने नागा को बेला से दूर कर दिया और खुद बेला के बगल में बैठ गया। नागा ने चिढ़कर उस इंसान की तरफ देखा जो कि कोई और नहीं समय था। नागा ने पाउट बनाकर कहा, बदतमीज बच्चा। नागा की बात सुनते ही समय की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। हे, तुमने बदतमीज बच्चा किसे कहा? खुद को कभी आईने में देखा है? 2 फीट के हो नहीं और मुझे बदतमीज बच्चा कह रहे हो? समय ने नागा का कॉलर पकड़ते हुए कहा। नागा पहले कपड़ा पहनना पसंद नहीं करता था, मगर पिछले 1 महीने में समय ने कपड़ा न पहनने के लिए उसका इतना मजाक बनाया था कि नागा को अब कपड़ा न पहनने पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। नागा ने समय से अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो छोड़ो कॉलर छोड़ो नागा का। तुम सच में बहुत बदतमीज हो लड़के, तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। दोनों के दोनों बदतमीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को बदतमीज कहने की? आज मैं तुम्हें इसी पूल में डुबो कर मारूंगा। रुको तुम। समय नन्हे नागा को पुल में फेंकने ही वाला था जब बेला उन दोनों को डांटा। बेला ने कहा, क्या तुम दोनों मुझे कुछ देर के लिए शांति से यहाँ बैठने दोगे? जब भी साथ होते हो लड़ने झगड़ने लगते हो।
क्या लड़ने के अलावा तुम दोनों के पास कोई दूसरा काम नहीं है? और समय, तुम नागा बच्चा है मगर तुम तो बड़े हो, जरा सी भी समझदारी नहीं है तुम्हारे अंदर, छोटे बच्चे से लड़ते रहते हो। बेला की डांट सुनकर समय ने अपने दांत भींच लिया। ये पहली बार नहीं था, बेला पहले भी नागा की वजह से कई बार समय का डांट चुकी थी, इसीलिए समय को नागा बिल्कुल पसंद नहीं था। समय ने सिर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी मॉम। उसकी आवाज धीमी थी। बेला ने जवाब में कुछ नहीं कहा। समय ने खामोशी से वहां बैठा रहा। देखते ही देखते एक और महीना बीत गया। कार्तिक का अब भी कहीं कोई अता पता नहीं था। देर रात को आसमान में घने काले बादल मंडरा रहे थे। मौसम बहुत खराब था। मेटेओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने समुद्र में तूफान होने की आशंका व्यक्त की थी। इसी दौरान बेला को तेज बुखार हो चुका था। डॉक्टर माइकल ने बेला का चेक किया। कमरे में रेयांश, आदित्य, नागा और समय थे। वर्तिका मुंबई थी। जांच के बाद डॉक्टर माइकल बोला, बॉस का बॉडी टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट क्रॉस कर चुका है। इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन। डॉक्टर माइकल की बात सुनते ही रेयांश, आदित्य और समय के चेहरे सफेद कागज के भांति हो गया। उन तीनों ने एक साथ बेला की तरफ देखा, जो बुखार की वजह पिछले 4 घंटों से बेहोश थी। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ चुका था। पिछले 1 महीने में बेला ना के बराबर सोई थी। उसे नींद ही नहीं आती थी। पहले की तुलना में बेला बहुत ज्यादा पतली भी हो चुकी। उसका बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ था। आगे क्या होगा? कहां है कार्तिक? किसी से डर रहा था नागा? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।